चलिए, तो अगला जो है, मैं प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी का 3 और यूजेस कह लें, फॉर्म कह लें, वो होते हैं, उसको देखेंगे वो 3 फॉर्म कौन कौन से हैं। पहला जो फॉर्म है वो प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी को ये कहता है कि कैसे रिलेटेड है वो अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस से। अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस का मतलब होता है कि कार्यस्थल का कैसा व्यवस्था है। उसके बाद एक और होता है प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है कि आपके मानव शरीर के गति से रिलेटेड होता है मोशन इकोनॉमी। तीसरा जो होता है रिलेटेड होता है आपके डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट के। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के बारे में हम को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग थर्बलिक्स पढ़ेंगे। थर्बलिक्स का मतलब होता है कि जो साइन आपने आपको गिलब्रेथ ने दिए थे मोशन माइक्रो मोशन स्टडी करने के लिए। फिर हम लोग ये भी समझेंगे माइक्रो मोशन स्टडी क्या होता है। चलिए, एक बात जान लीजिए कि लगातार काम करने से हमेशा थकान होती ही होती है। अब देखिए, इसी को दूर करना मकसद है किसका, मोशन इकोनॉमी का। अब ये कैसे दूर हो सकता है उसको हमको समझना पड़ेगा। अब अगर पहला वाला जो प्रिंसिपल है मोशन इकोनॉमी का, जो ये कहता है कि इस मानव शरीर के उपयोग पे ये कैसे लगेगा, तो उसके कुछ सिद्धांत हैं जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा। उस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना होगा। पहला सिद्धांत है कि उत्पादन कार्य जब भी होते हैं तो उसको एक हाथों से नहीं करना चाहिए। एक हाथों का मतलब है कि आपको दोनों हाथों का बराबर इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में दिए गए कार्य में, जिससे जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगला जो प्रिंसिपल है इसमें, जो कार्य के आरंभ है और कार्य का अंत है, वहां से आरंभ से लेकर अंत तक आपकी जो गतियां हैं वो एक समान होनी चाहिए। जो आपका मोशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप बहुत तेजी से काम करें और अंत तक जाते जाते एकदम धीरे हो जाएं। तो जो रेट है, जो आपकी गति है स्टार्टिंग टू एंड, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगला जो विश्राम पीरियड है, ठीक है, जिसको विश्राम अवधि को बोलते हैं कि रेस्ट पीरियड है आपका। ठीक है, रेस्ट पीरियड में आपके दोनों हाथ कभी खाली नहीं होने चाहिए। मतलब ये है कि सॉरी, विश्राम अवधि के छोड़ करके आपके दोनों हाथ खाली नहीं होने चाहिए। अगला जो पॉइंट है, जो भी गति है आपके शरीर की वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। पहले ही बता चुका हूँ, जो 5 पॉइंट दिए थे मैनर्ड ने उसमें सिमेट्रिकल मोशन की बात की गई थी। तो आपका जो पूरे शरीर की गति है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, संवेग का उपयोग जो है श्रमिक की सहायता के लिए होना चाहिए। मतलब मोमेंटम मोमेंटम का इस्तेमाल जो है वो श्रमिक की सहायता के लिए करना पड़ेगा अगर कहीं गति इन्वॉल्व है तो। अगला जो पॉइंट है, 7th पॉइंट, वो इस बात को कहता है कि जो गतियां हैं वो तालबद्ध होना चाहिए। तालबद्ध मतलब एक रिदम में होना चाहिए कि अचानक से कोई काम एक पैटर्न होना चाहिए, जिसमें से उदाहरण दिया हुआ है कि सड़क कूटने वाले मजदूरों का अगर दुर्मुठ मिला है उन्हें, ठीक है, एक साथ उठाएं और एक साथ अगर वो गिराएं, तो इस तरह का जो आवाज करता है वो एक क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध या फिर एक रिदमिक है। इससे क्या होता है कि गतिशीलता बढ़ जाती है। आप देखे होंगे एक साथ काम करते हैं, रिदम में काम करते हैं, तो जो
श्रमिक हैं उनकी गतिशीलता बढ़ती जाती है। तो ये एक उदाहरण है किसका, कि कैसे रिदम भरा कार्य आपके थकान को दूर करता है। अगला जो है 8वां पॉइंट, वो कहता है कि अ, अनावश्यक जो हिलने डुलने का कार्य है वो न्यूनतम होना चाहिए किसी भी गति में। मतलब अगर कार्य नहीं है तो हिलना डुलना नहीं चाहिए किसी कार्य को करने में। अगला जो पॉइंट है, गतियां प्राकृतिक होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमने 5 मिनट्स के पॉइंट पढ़े थे, वही ये इन सारे में मेंशन है, जितने भी पॉइंट्स हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि मानव शरीर के उपयोग में कैसे मोशन इकोनॉमी इस्तेमाल होती है। अगला जो है, गतियां प्राकृतिक होना चाहिए। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो सहज स्वभाव है, जो नेचर है मोशन का बॉडी का, वैसा ही आपको मोशन करना चाहिए किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में या फिर किसी उत्पादन कार्य में। अगला जो पॉइंट है, काम करने का ढंग तथा मुद्रा स्वाभाविक होना चाहिए। स्वाभाविक का मतलब होता है कि जो एक्सेप्टेड है बॉडी को। अगला जो है, अगर आप कोई भारी कार्य कर रहे हैं या भार उठाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो भार है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित मतलब एक समान वितरित होना चाहिए, कहीं अधिक कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपकी गतियां जो है हैबिचुअल हैं, हैबिचुअल मतलब है कि वो आपकी आदत में है, तो वो कार्य में थकान कम आती है। तो ये हैबिचुअल का पॉइंट था। अगला जो है, कोई भी गति निर्विघ्न होनी चाहिए। मतलब कोई भी शार्प टर्न नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं मोशन कर रहे हैं, वहाँ शार्प टर्न है, तो वो एक ऑब्स्टेकल का फॉर्म है। कहीं बॉटल नेक नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में। बॉटल नेक का मतलब ये है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो फ्लो में, कार्य में, गति में, तो ऐसा कार्य भी ऐसे गति भी नहीं होनी चाहिए कहीं प्रोडक्शन मेथड में। अगला जो मोशन इकोनॉमी दिया गया था, वो अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस से रिलेटेड था। देखिए, पहले ही बताया मैंने कि वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस का अरेंजमेंट या लेआउट भी इस बात का परिचायक है कि आपको कितनी थकान होगी। अगर मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री में अगर लेआउट सही नहीं है, किसी एक काम को करने के लिए आपको खूब दूर घूम के जाना पड़े, तो ये जो मोशन हुआ वो प्लांट लेआउट के गलती के कारण हुआ। तो ऐसे मोशन को मतलब ये है कि गतियों को कम करने के लिए, थकान को कम करने के लिए सिर्फ इंसान की गति ही मायने नहीं रखती, वर्क प्लेस और टूल्स का अरेंजमेंट भी मायने रखता है। तो मोशन इकोनॉमी इस पर भी ध्यान देती है। तो उसके भी पॉइंट्स को समझते हैं कि कैसे मोशन इकोनॉमी एप्लीकेबल है प्लांट लेआउट या वर्क प्लेस लेआउट से। ये कहता है कि जो भी उपकरण है, जो भी मशीन है, जो भी अ, उचित स्थान दिए गए हैं, वो फिक्स्ड होने चाहिए, वो मूवेबल नहीं होने चाहिए। मतलब आज यहाँ है तो 2 दिन बाद आप उसका स्थान बदल के कहीं और कर देंगे, तो उसमें गति में परेशानी होगी। जिससे क्यों परेशानी होगी कि वैसे भी मेनार्ड ने कहा था कि आपकी जो गति हैबिचुअल होनी चाहिए। हैबिचुअल मतलब हैबिट में होना चाहिए। तो हैबिट नहीं बन पाएगी अगर आप जगह बदलते रहेंगे। अगला जो सिद्धांत या प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी सामान इस्तेमाल हो रहे हैं आपके उत्पादन प्रक्रम में, उन सभी को एक ही स्थान पे होना चाहिए। उन्हें काफी दूर नहीं होना चाहिए कि वर्क प्लेस यहाँ पे और उनकी दूरी, उन सामानों की दूरी कार्यस्थल से काफी दूर है। अगला जो पॉइंट कहता है कि जो लेआउट है उसमें जो वर्कर का मोशन है, किसी श्रमिक का जो गति है, वो कम से कम एरिया में होना चाहिए।
मतलब कम से कम क्षेत्रफल में ही उसकी गति हो। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो भी आपके उपकरण और सामग्री हैं उनका भी जो वर्किंग एरिया है वो लीस्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट में जो नॉइज है वो कम होना चाहिए। लाइट जो है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए। वेंटिलेशन भी सफिशिएंट होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब होता है संवातन। संवातन को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बंद कमरे में कार्य करना काफी कठिन होता है। अगर उसी बंद कमरे में एक जगह से हवा आती है और एक जगह से पास होती रहती है तो वो उस बंद कमरे को बोलते हैं वेंटिलेटेड रूम। मतलब आपकी हवा एक ओर से निकल रही एक ओर से जा सकती है, उसमें वेंटिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अगर किसी बंद कमरे में यही काम करना हो तो काफी थकान महसूस होगी। तो वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि तापक्रम जो है मतलब टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो भी कम होना चाहिए आपके वर्क प्लेस पे। अगला जो आपका है वो अर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अर्गोनॉमिक्स डील करता है इस बात से कि आपका क्या बैठने का अरेंजमेंट होगा किसी वर्क प्लेस में, और कितनी उसकी हाइट होगी कुर्सी की, कितनी मेज की, ये अर्गोनॉमिक्स डील करता है। आगे आपका एक टॉपिक वो भी है इसमें आगे, जो ये बताएगा कि आपके बैठने का तरीका क्या होगा, आपके बेंच की हाइट क्या होगी, आपकी कुर्सी की हाइट क्या होगी, जिससे आपको कम से कम थकान हो। अत्यधिक कुर्सी की हाइट होने से आपको हाथों को दिक्कत हो सकती है, और कम हाइट होने से आपके पीठ को दिक्कत होती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखी जाती हैं किसमें, अगर हम मोशन इकोनॉमी किसमें यूज करते हैं, वर्क प्लेस पे। अब देखिए अगला जो है वो ये कहता है कि आपका जो वर्क प्लेस है उसकी रंगाई पुताई होनी चाहिए समय समय पे, क्योंकि जो कलर्स होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं लाइट के। लाइट प्रॉपर होगी तो आपको अच्छा लगेगा और आपको काम करने में दिक्कत कम होगी, आपको आंखों को परेशानी कम होगी। अगला जो मोशन इकोनॉमी का प्रिंसिपल अप्लाइड होता है वो डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट पे होता है। मतलब आपके जो औजार हैं और उपकरण हैं उस पर कैसे मोशन इकोनॉमी लगती है इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए अगर उदाहरण लेते हैं कि अगर आपको किसी पर हैमरिंग करना है किसी वर्क पीस पे, उस वर्क पीस को अगर ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दिया मतलब फ्री छोड़ दिया जाए और उस पर हैमरिंग करना हो तो काफी आपको क्या लगेगा, वो उस पे हम मारेंगे वो गिरेगा, इधर उधर गिरेगा। इससे क्या होगा कि आप फोर्स तो लगा रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, आप गति कर रहे होंगे, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं होगा। और अब उदाहरण मान लीजिए कि आप उसी वर्क पीस को जिग्स फिक्सचर या कोई भी ऐसा फिक्सिंग एलिमेंट लगा करके आपने उनको उसको फिक्स कर दिया, उसके बाद आप हैमरिंग कर रहे हैं, तो आपको आपके हैमरिंग का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, मोशन जो है वर्क पीस का अत्यधिक नहीं होगा, जो आपने मोशन किया उसका यूटिलाइजेशन अधिक होगा। तो ये बात भी, तो ये पहला पॉइंट था किसका, मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। अगला जो पॉइंट है ये कहता है कि आपको टूल्स का इस्तेमाल जो है अधिक से अधिक करना चाहिए। अब अधिक से अधिक क्यों करना चाहिए, अगर मान लो कोई काम श्रमिक ही अधिक करेगा तो उसको थकान होगी, लेकिन अगर वो किसी टूल्स या मशीन का इस्तेमाल करता है उसी कार्य को करने के लिए तो थकान का लेवल थोड़ा कम होगा। तो इससे श्रम और समय दोनों बचेगा, मीन्स लेबर भी बचेगा टाइम भी बचेगा, दोनों की बचत होगी। हमेशा ग्रेविटी फीड कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो मूविंग सिस्टम है वो भी ग्रेविटी टाइप का होना चाहिए। ग्रेविटी टाइप का मतलब इसलिए कह रहे हैं कि अगर ग्रेविटी टाइप का रहेगा
तो ग्रेविटी का जो मोशन है वो अपने आप होता है, गुरुत्व के कारण जो गतियां होती हैं वो स्वतः ही होती हैं, जिससे आपका कम से कम श्रम का व्यय होता है। अगला देखेंगे, जितने भी गार्ड हैं, बैरियर्स हैं, और जहीं कहीं भी अगर तेज गति हो रहा है उनको कम करना चाहिए। कहीं अगर बैरियर्स है, कहीं ब्रेकर्स हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बात है, कोई मशीन है तो उसका एक वर्क एनवेलप होता है। वर्क एनवेलप का मतलब ये है कि वो कितना जगह घेरती है अपने कार्य करने के दौरान। उदाहरण, अगर ड्रिलिंग मशीन को देख लें तो ड्रिलिंग मशीन के नीचे आप किसी वर्क पीस को रखते हैं या उस पर ड्रिल करते हैं, अगर वो जगह काफी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आपको ड्रिलिंग में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो किसी भी मशीन, टूल या इक्विपमेंट की जो उसे जगह मिलनी चाहिए, या फिर जितना उसका वर्क एनवेलप है वो पर्याप्त होना चाहिए, जिससे आपको कम से कम श्रम का व्यय करना पड़े। अब ये सारे के सारे जो हैं मोशन इकोनॉमी के जितने भी प्रिंसिपल थे, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें मोशन एनालिसिस जब करना होता है तो हम ऑपरेशन चार्ट्स की मदद से करते हैं। इससे पहले भी आपने बहुत सारे टाइप के मेथड स्टडी में ऑपरेशन चार्ट्स पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट के फ्लो प्रोसेस चार्ट पढ़े थे, मैन मशीन चार्ट पढ़ा था, स्ट्रिंग डायग्राम मैंने बताया था। स्ट्रिंग डायग्राम क्या, लेफ्ट हैंड चार्ट, राइट हैंड चार्ट, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, उसके अलावा आपने गैंग प्रोसेस चार्ट पढ़ा, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट पढ़ा। ये सारे के सारे ऑपरेशन चार्ट होते हैं। अब इनका भी इस्तेमाल, इन ऑपरेशन चार्ट का इस्तेमाल हम इस गति विश्लेषण में करते हैं। अब थर्बलिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, मोशन एनालिसिस का। मोशन इकोनॉमी में यूज होने वाला बहुत सारा टर्म्स, थर्बलिक्स कई बार गेट में या इसमें डिप्लोमा का एसएससी जेई के एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि थर्बलिक्स क्या होता है। तो इसके जो जनक थे पहले बता दूं, कुछ स्टार्टिंग में मैंने दो लोगों का नाम बताया था, एक गिलब्रेथ और एक प्रोफेसर बार्न्स। इन्होंने ही मोशन इकोनॉमी की पूरी प्रिंसिपल्स दी थी। तो गिलब्रेथ ने ही क्या किया था कि कुछ हैंड नोटेशन बनाए थे कुछ मूवमेंट के। अगर आपका हाथ किस किस मूलभूत मोशन जो करता है, मतलब बेसिक मोशन जो आपके हाथ करते हैं, उसके कुछ नोटेशन बनाए थे, किसने, गिलब्रेथ ने। ठीक है, अब उनका इस्तेमाल क्यों किस लिए बनाए थे ये भी जान लीजिए। जो गिलब्रेथ थे वो क्या, किसी भी कार्य में जो गति हो रही थी उसको वो छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते थे। छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद जितने भी भाग का जो भी गति होता था उसको नोटेशन से डिनोट करते थे। इससे आपको जो स्टडी है उसमें आसानी मिलती थी। अब आगे जो है, इसको ही उन्होंने कहा था कि ये माइक्रो मोशन स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो मोशन का मतलब होता है कि खूब छोटे छोटे भागों में अपनी गतियों को क्या कर लो, तोड़ लो। तो अपने अपने गति को क्या किया, माइक्रो लेवल पे ले गए। ठीक है, उसको अति सूक्ष्म बनाया और उसके बाद आपने उसकी क्या की, स्टडी की। इसीलिए इसको माइक्रो मोशन स्टडी कहा जाता है। अब देखिए, जो थर्बलिंग होता है उसको मैं बता देता हूँ, गिलब्रेथ का उल्टा होता है। आप गिलब्रेथ जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम को उलट दें तो थर्बलिंग आपको मिल जाएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, एक फर्क रह जाएगा। वो ये कि जी और टी और एच का जो पोजीशनिंग है वो
अलग अलग होगा, आप करके देख सकते हैं। गिलब्रिथ और थर्बलेग, टी और एच का जो पोजीशन है बस वही चेंज है, उसके अलावा सब कुछ उल्टा ही है। तो जो थर्बलिक है वो गिलब्रिथ, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम का उल्टा ही है। और गिलब्रिथ क्या होता है, सॉरी थर्बलिक, क्या गिलब्रिथ कौन थे, वो साइंटिस्ट थे। थर्बलिक क्या होता है, वो नोटेशन है, हैंड मूवमेंट्स की नोटेशन है, ठीक है। उन्हीं को हमको इसमें पढ़ना है, जिसको हस्त गति कहते हैं, हैंड मोशन को बोलते हैं हस्त गति। अब 18 मूलभूत हस्त गतियों के बारे में उन्होंने बताया था, जिनको हम एक एक करके सारे के साइन, क्या साइन होता है उन मोशंस का और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कोड क्या होते हैं, उनके रंग क्या होते हैं, ये सारी बातें अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि थर्बलिक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जिसमें से बहुत सारे असेंबल, डी असेंबल, सर्च, प्लान, पोजीशन, फाइन, दीज ऑल आर द नोटेशन। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि हर नोटेशन का अपना साइन होता है, अपना कोड होता है, अपना चिन्ह होता है और अपना डिस्क्रिप्शन होता है। इन सारों को याद करना होगा आपको। कई बार ये एग्जाम में पूछेगा कि ये नोटेशन है, इसका स्पेशली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आया तो आपको पूछ ही लेगा कि ये नोटेशन है, इस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये नोटेशन है, इसका कलर कोड क्या है। तो ये सब आपसे पूछ लेगा। इससे पहले वाले में भी आपने 5 बेसिक नोटेशन पढ़े थे ऑपरेशन चार्ट के, उसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वो कई बार आपके हायर क्लासेस में पूछे जाएंगे डायरेक्टली कि इस नोटेशन का क्या मतलब है, सर्किल नोटेशन का क्या मतलब है मेथड स्टडी या फिर वर्क स्टडी में। उसके बाद हम लोग सूक्ष्म गति अध्ययन के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस के स्टेप्स हैं। उसके अलावा साइमो चार्ट बनाना भी सीखेंगे। एक चार्ट यही है, और एक और स्टडी है मेमो स्टेशन, मेमो मोशन स्टडी। उसके बाद एर्गोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बहुत जरूरी टॉपिक होता है एर्गोनॉमिक्स, ईएससी में भी इसका सिलेबस है, वहाँ भी लोग इसे पढ़ते हैं कि कैसे एर्गोनॉमिक्स रिलेटेड होता है आपकी इफिशियंसी से। उसके बाद ये पूरा का पूरा गति विश्लेषण खत्म हो जाता है। गति विश्लेषण के बाद कार्य मापन, तो इस 2-3 दिन लगेंगे आपको पूरे गति विश्लेषण में। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लाइक वाइज मेथड स्टडी, उसमें बहुत सारे प्रोसेस चार्ट थे, इसलिए वो क्या था, बहुत बड़ा था।